हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे चैनल पर्पज ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का पेपर लिया हुआ है। 2024 में पेपर आया हुआ था। कक्षा 12 में विद्यार्थियों के लिए होता है। 12 में एक सिर्फ हिंदी का पेपर आता है और एक सामान्य हिंदी का। जो सिर्फ हिंदी लिखा होता है वो कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए होता है, और ये सामान्य हिंदी है, मतलब साइंस साइड के स्टूडेंट, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी का पेपर है। 2024 में आया हुआ था। पूर्णांक 100 नंबर का होता है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। आपको प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, और आपका संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ये निर्देश आपको दिया रहता है, आपको पढ़ लेना चाहिए। क और ख 2 खंड हैं इस पेपर के, और सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। तो चलिए जाते हैं खंड क पे। जैसे कि ये आपका गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। क ख ग घ अंगा 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके 4 विकल्प दिए जाते हैं, उसमें से एक विकल्प सही होता है। सब 1-1 मार्क्स के होते हैं। और आपके सामान्य हिंदी की किताब में लगभग 200 से ऊपर बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर दिया रहता है। आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, उसी में से आ जाता है 5। अगर आप उसको पढ़ लोगे तो आराम से 5 नंबर आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। पहला पूछ रहा है, आचरण की सभ्यता के लेखक हैं। तो इसके अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। अध्यापक पूर्ण सिंह जो हैं आचरण की सभ्यता के लेखक हैं। ये 4th नंबर वाला सही है। और सेकंड पे आते हैं। ख पूछ रहा है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। पहला दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3rd नंबर है रामचंद्र शुक्ल, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चिंतामणि एक निबंध संग्रह है। इस निबंध संग्रह में किस लेखक के निबंध हैं? तो 3rd वाला ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये ऑप्शन आपका सही है। ग वाला दिया है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। ये कहानी है ग वाला। इसके लेखक इन चारों में से कौन है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये आपके उसने कहा था कहानी के लेखक। आप लोगों का घ वाला जो है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? पहला भारत की एकता, दूसरा पृथ्वीपुत्र, तीसरा कल्पवृक्ष, चौथा कला और संस्कृति। तो किससे लिया गया पूछ रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की किस निबंध संग्रह से ये राष्ट्र का स्वरूप निबंध है। तो ये चारों उन्हीं का है, लेकिन किससे लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप? वो जो है पृथ्वीपुत्र से लिया गया है। अंगा वाला जो पूछा है, बहादुर कहानी के लेखक हैं। तो ये जो है चौथा, अमरकांत जो है बहादुर कहानी के लेखक हैं। दिया फणीश्वरनाथ, रेणु, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार। तो अगर आप कहानी कई सारे दिए हैं, पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस कहानी के कौन से लेखक हैं। दूसरा क्वेश्चन भी, उसके 5 पार्ट हैं। क ख ग घ अंगा 5 हैं। सब बहुविकल्पी प्रश्न हैं, 1-1 नंबर के हैं पाँचों। और ये पहला जो था उसके 5 पार्ट जो थे वो आपका गद्यांश का था, और ये आपका पद्यांश का है। तो पद्यांश में भी आपकी सामान्य हिंदी की किताब में 200 से ऊपर ही, लगभग 200 आपका बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर दिया है। आपको उसको पढ़ लेना है। उसके बाद उसी में से आराम से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। उसी 200 में से ही आता है। जैसे कि अब देखिए, इसमें पूछा है, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है? तो ये आपका पहला दिया 4th सर्ग में, दूसरा 9वें सर्ग में, तीसरा 5वें सर्ग में, चौथा 3य सर्ग में। तो ये जो उर्मिला का विरह वर्णन है वो 9वें सर्ग में है। ख दिया कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं। पहला महादेवी वर्मा,
दूसरा भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा जयशंकर। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुकुरमुत्ता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। पलासवन काव्य संकलन के प्रणेता हैं। पहला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा दिया है जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरा दिया है जयशंकर प्रसाद, चौथा दिया है नरेंद्र शर्मा। तो पलासवन काव्य संकलन के जो प्रणेता हैं वो नरेंद्र शर्मा हैं। घ दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है। पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा अज्ञेय। तो अज्ञेय जो हैं वो छायावाद के कवि नहीं हैं। अंगा जो दिया है आपका निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। पहला धर्मवीर भारती, दूसरा मैथिली शरणगुप्त, तीसरा हरिवंश राय बच्चन, चौथा जयशंकर प्रसाद। तो ये जो है निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका ये गद्यांश दिया हुआ है, आपकी किताब का ही एक गद्यांश दिया हुआ है। इसको पढ़कर इससे संबंधित 5 प्रश्न, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। कुल मिला के 5 प्रश्न हैं 10 नंबर के। इस गद्यांश से आपको 10 नंबर। शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। भाषा क्या दिया है? भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों, नई भावनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो दिया पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो कि ये जो जिस पाठ से लिया गया उस पाठ का शीर्षक क्या है और ये इस पाठ के लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है। तो आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला आप तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक शोधपरक निबंध से अवतरित है। बट ये बहुत लंबा हो जाता है। सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे इसमें शीर्षक पूछा है, लेखक पूछा है, तो बस पाठ का शीर्षक या पाठ का नाम आप हेडिंग डाल दीजिए, काला स्केच या नीला स्केच से डैश लगा के जो शीर्षक है, जैसे ये भाषा और आधुनिकता से लिया गया, तो पाठ का नाम या शीर्षक हेडिंग डाल के भाषा और आधुनिकता फिर दूसरे लाइन में हेडिंग डाल दीजिए लेखक का नाम डैश लगा के प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। मेरे हिसाब से तो यही सही रहता है कि बस पाठ का नाम लेखक का नाम लिख दो। और वैसे भी आप पहला वाला भी लिख सकते हैं एक व्याख्या करके कि एक जो गद्यावतरण है हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य भाग में संकलित, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आपको जो सही लगे। दूसरा दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो रेखांकित किया हुआ काला ये उसी भाग का आपको व्याख्या करना है। नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है पूछा है, तो इसी में से ही आपको आंसर देना। दूसरा दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जितना रेखांकित अंश है उसका व्याख्या कर देना है। नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है नंबर 3। तो यहाँ से पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं जिसके कारण हमारे प्राचीन काल से जो शब्द चले आ रहे हैं वो शब्द हम पर्याप्त नहीं है वैज्ञानिक आविष्कारों को समझने के लिए। नए नए आविष्कार हो रहे हैं तो नए नए शब्द भी उसको समझने के लिए हम लोग को चाहिए होते हैं। पूछा है कि नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है, तो वही कि युगानुरूप परिवर्तित नवीन भावों को नए भावों को उचित रूप में अगर हमको व्यक्त करना है तो उसके लिए हमें क्या है, शब्दों की खोज की आवश्यकता है। जैसे हम किसी भी भाव को व्यक्त करते हैं उसके लिए हमें शब्द
चाहिए होता है। तो जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं शब्द हैं वो पर्याप्त नहीं है। तो हमें नए शब्दों की खोज की आवश्यकता है। जो नए नवीन आविष्कार हो रहे हैं उन सबको व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की आवश्यकता है। संस्कृति का अटूट अंग क्या है? भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है। इसके लिए भाषा की परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो यही नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महत्व की आवश्यकता है। पुराने प्राचीन काल से चले आ रहे शब्द जो हैं भाषा के परंपरागत प्रयोग के लिए पर्याप्त नहीं है। या यही गद्यांश जो दिया था इससे संबंधित 5 प्रश्न दिए थे। 10 नंबर का आता है ये गद्यांश। तो यह एक ही गद्यांश नहीं आता है, 2 गद्यांश आता है। अगर आपको ये गद्यांश अच्छा लगे तो आप ये करिएगा, नहीं तो आप ये वाला गद्यांश कीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक जो दिया है, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर अमरत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती हैं तब तक हम सोए हुए के समान है। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रहता न रहे। जैसे कि पहला प्रश्न किया, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको पहले लिख देना होगा, हेडिंग डालना होगा काला या नीला स्केच से। शीर्षक का नाम, तो ये पाठ जिस पाठ से लिया गया उसका शीर्षक का नाम लिखना होगा। तो इसके शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप लिख देंगे और लेखक का नाम वासुदेव सररागव। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को लिखिए। तो इसका अर्थ ये होगा कि हमारे पृथ्वी और आकाश के बीच में जितने भी नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, जितने भी आभूषण, खनिज रत्न हैं, इन सब के बारे में जब तक हमारे देश का युवा ज्ञान नहीं रखेगा। चौथा दिया, लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था कब तक स्वीकार की है? लेखक ने हमारे राष्ट्र की सुप्त अवस्था मतलब स्थिर अवस्था कब तक मानी है? तो लेखक कह रहे हैं जब तक हमारे देश का युवा नागरिक जब तक राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जब तक उसके अंदर वैज्ञानिक चीज़ों को बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं होगी और वो जागरूक नहीं होगा, चीज़ों को वो जानेगा नहीं, तब तक हमारा देश सुप्त अवस्था में ही रहेगा। यह विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर हो सकता है? तो हमें जो है विज्ञान और श्रम दोनों का संयोग बनाकर चलना चाहिए, तभी कोई राष्ट्र, लेखक का कहना है कि कोई राष्ट्र तभी प्रगति कर सकता है जब विज्ञान और श्रम मतलब मेहनत, काम दोनों का अगर हम संयोग बनाएंगे तभी राष्ट्र उन्नति कर सकता है। कार्य को प्रसन्नता पूर्वक करेंगे, उत्साह से परिश्रम द्वारा आगे बढ़ाएंगे और विज्ञान के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। विज्ञान का जो भौतिक चीज़ें हमारे आसपास उपलब्ध हैं पृथ्वी और आकाश के बीच में, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, दोनों का समन्वय बनाएंगे, अथक कार्य भी करेंगे और वैज्ञानिक गतिविधियों के बारे में भी हम जानकारी बनाएंगे, दोनों के बीच में समन्वय रखेंगे, तभी भी कोई राष्ट्र प्रगति कर सकता है। और इन सब के लिए जो है हमारे राष्ट्र के हर युवा को, हर नागरिक को इस कार्य में हिस्सा लेना चाहिए। जागरूकता उसके अंदर होनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए हर चीज़ से उसको, तभी ही